हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रतिस्पर्धा क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं इमरान खान आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। आज की जो हमारी पहली क्लास इंग्लिश की होगी उसका टॉपिक होगा कंडीशनल सेंटेंस। हम कंडीशनल सेंटेंस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, इस टॉपिक से किस किस प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस टॉपिक होता क्या है और कंडीशनल सेंटेंस के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि एक वर्ड होता है कंडीशन। क्या वर्ड होता है? कंडीशन। अब कंडीशन के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है शर्त। शर्त के अर्थ में भी कंडीशन यूज किया जाता है। और कंडीशन जो वर्ड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। कंडीशन नाउन है। और दूसरा एक अर्थ कंडीशन का शर्त होता है और दूसरा कंडीशन का अर्थ स्थिति भी होता है। स्थिति या परिस्थिति के अर्थ में भी हम इसको यूज करते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं स्थिति या परिस्थिति के अर्थ में भी इसको हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो कंडीशन वर्ड है, हमें ये बात पता होना चाहिए कि जो कंडीशन वर्ड है, अगर कंडीशन में हम AL लगा देते हैं तो AL लगाने से ये एडजेक्टिव बन जाता है। और यहाँ शर्त के अर्थ में हमने इसको यूज किया है। कंडीशन वर्ड में AL लगा दिया तो ये बन गया कंडीशनल। और यहाँ शर्त के अर्थ में यूज किया है कंडीशनल, यानी कि शर्त वाले, रिलेटेड टू शर्त, शर्त वाले। और सेंटेंसेस, सेंटेंस वर्ड है, ये भी नाउन है। तो यानी कि यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि शर्त वाले वाक्य। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को हम हिंदी में बोलते हैं शर्त वाले वाक्य। अब शर्त वाले वाक्य क्या होते हैं और कैसे होते हैं, इसको हमें जानना है कि शर्त वाले वाक्य जो होते हैं क्या होते हैं और कैसे होते हैं। देखिए, शर्त वाले वाक्य उनको बोलते हैं जिनमें किसी एक्शन को होने के लिए, किसी भी एक्शन को होने या करने के लिए किसी दूसरे एक्शन की शर्त रखी जाती है, उनको शर्त वाले वाक्य बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब दैनिक जीवन में हम उदाहरण लेके चलते हैं, दैनिक जीवन का कोई भी एक उदाहरण, कि आप आपके दोस्त से कहिए कि चलिए मेरे साथ बाजार चले, तो आपका दोस्त आपसे कहेगा मैं बाजार चल दूंगा यदि कुछ खिलाएगा तो उसने शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? मैं बाजार चल दूंगा, यानी कि वो एक्शन, वो काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या रख दी? यदि कुछ खिलाएगा तो। मोहन रेस जीत जाएगा यदि तेज दौड़ेगा तो। यानी कि मोहन जो है वो रेस जीत जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या रख दी कि यदि वह तेज दौड़ेगा तो। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इन्हीं को हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है कि ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि कंडीशनल सेंटेंस, जो हमारा टॉपिक का नाम पड़ा, वो कंडीशन प्लस AL यानी कि एडजेक्टिव बन गया। ये कंडीशनल प्लस सेंटेंस, सेंटेंस नाउन है, यानी कि ये सेंटेंस है जो कि कंडीशन को दर्शाते हैं, यानी कि शर्त वाले वाक्य। अब ये कंडीशंस जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, इनको हम जानेंगे। अब देखिए, इनको कई जगह आप पढ़ोगे 3 प्रकार की, कई जगह पढ़ोगे 4 प्रकार की। बेसिकली अपना एक साधारण सा सिद्धांत है जिससे आपको समझना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चाहे आप 3 प्रकार की पढ़ो तो भी सारे कंसेप्ट क्लियर हो, चाहे आप 4 प्रकार की पढ़ो तो भी अपने सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये कंडीशंस जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो मैं 4 प्रकार में पढ़ाऊंगा। पहली कंडीशन जिसको मैं बोलूंगा जीरो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है हमारी? जीरो कंडीशन। इसमें क्या है और किस किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं ये सभी मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं ओपन कंडीशन। इसको कई जगह फर्स्ट कंडीशन भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको ओपन कंडीशन के नाम से जानते हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो है हमारी अनफुलफिल्ड कंडीशन। तीसरी जो कंडीशन है वो है हमारी अनफुलफिल्ड कंडीशन। पहली कंडीशन जीरो कंडीशन, दूसरी कंडीशन ओपन कंडीशन, तीसरी कंडीशन अनफुलफिल्ड कंडीशन, और जो चौथी कंडीशन है हमारी वो है इमेजिनरी कंडीशन। चौथी कंडीशन कौन सी है? इमेजिनरी कंडीशन। तो इस बात को हमने समझा। सबसे पहले तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस जिनमें एक्शन को होने या करने के लिए दूसरे एक्शन की शर्त रखी जाती है। कंडीशंस हमारी 4 होती हैं, जीरो कंडीशन, ओपन कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन और इमेजिनरी कंडीशन। 4 कंडीशन होती हैं। इतना क्लियर है आपके सामने? अब हम आगे चलते हैं, चारों कंडीशन के बारे में समझते हैं। चलिए, तो चारों कंडीशन के बारे में जानने से पहले एक और चीज हम जान लेते हैं कि ये जो कंडीशनल सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, ये जो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसमें हर एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लोजेस का पेयर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि
कंडीशनल सेंटेंसेस में एक एक्शन को होने के लिए किसी दूसरे एक्शन की शर्त रखी जाती है। तो हमने ये मान लिया कि कोई भी एक्शन जिसको होने या करने के लिए दूसरे एक्शन की शर्त रखी जाती है, तो यहां पे कंडीशन यानी कि कोई एक्शन है उसको होने या करने के लिए दूसरे एक्शन की शर्त रखी जाती है। तो एक क्लोज में तो वो एक्शन दर्शाया जाएगा जिसमें वो एक्शन का होना या करना होता है, और दूसरी वाली क्लोज में वो उसकी कंडीशन दर्शाई जाएगी। तो यानी कि एक बात स्पष्ट होती है कि जो कंडीशनल सेंटेंस हम पढ़ेंगे वो कंडीशनल सेंटेंस दो क्लोजेस का पेयर होगा, दो क्लोजेस का जोड़ा होगा, है ना। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में हम पेयर ऑफ टू क्लोजेस पढ़ने वाले हैं। कि दो क्लोजेस क्या होती हैं ये आपको पता होगा। क्लोजेस होती हैं, क्लोज का मतलब होता है, हिंदी में तो क्लोज को बोलते हैं उपवाक्य, वैसे क्लोज यानी कि जहां पे भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बन जाता है वो एक क्लोज बन जाता है। सेंटेंस भी होता है, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बड़ा होता है, क्लोज छोटा होता है, क्लोज को उपवाक्य बोलते हैं। क्लोज सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर से बनता है, और सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब आता है। फिर फर्क क्या है क्लोज और सेंटेंस में? फर्क ये है कि जो सेंटेंस होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और हमेशा खत्म होता है फुल स्टॉप पर, और जो क्लोज होती है वो जरूरी नहीं है कैपिटल से स्टार्ट हो, वो कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट हो सकती है, वो स्मॉल से भी स्टार्ट हो सकती है, और वो खत्म, सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पे खत्म होता है, लेकिन क्लोज का जरूरी नहीं है फुल स्टॉप पे खत्म हो। क्लोज जो है कॉमा पे भी खत्म हो सकती है, कंजंक्शन पे भी खत्म हो सकती है, फुल स्टॉप पे भी खत्म हो सकती है। तो क्लोज जो है सेंटेंस का ही छोटा रूप होता है, क्लोज को हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। तो यहाँ एक बात समझी हमने कि हर एक कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लोजेस का जोड़ा, दो क्लोजेस का कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है। दो क्लोजेस का कैसे पढ़ना है अभी हमने जिक्र किया। एक क्लोज में तो हम एक्शन का होना या करना दर्शाएंगे, और दूसरी क्लोज में हम उसके लिए शर्त जो रखी जाती है उसको दर्शाएंगे, तो दो क्लोजेस हो जाएंगी। अब जो चार कंडीशन हम पढ़ेंगे, जीरो कंडीशन, ओपन कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन और इमेजिनरी कंडीशन, या चार कंडीशंस कह लो इनको, या चार कंडीशनल सेंटेंसेस कह लो, चार प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस कह लो, चार कंडीशंस कह लो। इन हर एक कंडीशंस में या हर एक कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लोजेस का पेयर हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? दो क्लोजेस का पेयर। एक क्लोज में एक्शन का होना या करना, दूसरी क्लोज में उसके लिए कंडीशन का दर्शाना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये दो क्लोजेस जो होती हैं इनका क्या नाम दिया जाता है, इन क्लोजेस को कहते क्या है। जो कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लोजेस होती हैं, एक क्लोज जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, एक होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, इसको हम इफ क्लोज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इफ क्लोज। एक होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, इसको हम इफ क्लोज भी कह सकते हैं, और दूसरी होती है प्रिंसिपल क्लोज, दूसरी होती है प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज यानी कि मुख्य क्लोज, इसको हम मैन क्लोज भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लोज या मैन क्लोज। तो दो क्लोजेस का पेयर होता है, एक होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, एक होती है प्रिंसिपल क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज। अब यहाँ पे एक चीज हमें समझना है कि जो प्रिंसिपल क्लोज है, जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज है ये वाली, इस प्रिंसिपल क्लोज को हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज। क्यों कहते हैं ये मैं आपको भी बताने वाला हूं। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इसको हमारे डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लोज। जो प्रिंसिपल क्लोज है यानी कि मेन क्लोज है, इसमें एक्शन का होना या करना दर्शाया जाता है, उस क्लोज को हम इंडिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर निर्भर ना हो, जो किसी पर डिपेंड नहीं हो, और इसको डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए कि जो मेन क्लोज होती है या प्रिंसिपल क्लोज होती है, ये क्लोज अपने आप में अपना मीनिंग पूरा रखती है, यानी कि अपना अर्थ पूरा रखती है। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है या इफ क्लोज होती है, इसका अपने आप में अर्थ पूरा नहीं होता, तो इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरी क्लोज पर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिंदी में आपको समझाता हूं, मोहन रेस जीत जाएगा या मोहन रेस जीतेगा यदि वह तेज दौड़ेगा, यदि वह तेज दौड़ता है तो आप किसी भी अनजान आदमी से कहिए ये बात, सिर्फ एक तो आप एक क्लोज बोलना उससे कि मोहन रेस जीतेगा या मोहन रेस जीत जाएगा, तो वो इतना तो समझ जाएगा कि भाई ये क्या कहने वाला है। तो वो समझ जाएगा कि ये कहने वाला है कि मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, वो रेस जीतेगा।
और आप उससे मैन क्लोज की बजाय मैन क्लोज नहीं कहना, अब सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लोज आप उससे कहना यदि वह तेज दौड़ता है तो, और इतना कह के छोड़ देना। तो आप खुद समझते हो, वो आदमी आपसे पूछेगा भाई अगर तेज दौड़ता है तो क्या हुआ, क्या करेगा, तो आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी ना। यदि वह तेज दौड़ता है तो क्या होगा, तो आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। यानी कि अगर आप सिर्फ इतना कह के छोड़ते हो यदि वह तेज दौड़ता है तो, और आप बात बंद कर देते हो, खत्म कर देते हो, तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग रखता है, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो इसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी क्लोज पर डिपेंड रहना पड़ेगा। किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, किसी दूसरी क्लोज पर, और दूसरी क्लोज पर डिपेंड रहना पड़ेगा। इसीलिए इसको हम डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड है किसी अदर क्लोज पर। और अदर क्लोज मतलब जो इसके साथ वाली मेन क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज, सॉरी मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर आप ये कहते हो कि मोहन रेस जीतेगा या मोहन रेस जीत जाएगा, तो ये तो मीनिंग पूरा हो रहा है, तो इसको तो डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है किसी पर, इसका तो अपने आप में अर्थ पूरा है। इसलिए इसको हम बोलेंगे मैन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। तो इसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे क्योंकि इसको निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, इसका अपने आप में अर्थ पूरा है। और इसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे क्योंकि इसको निर्भर रहने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए, अब सेंटेंस में दो क्लोजेज आएंगी, तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सी क्लोज तो डिपेंडेंट है या कौन सी क्लोज सबऑर्डिनेट है और कौन सी क्लोज आपकी प्रिंसिपल क्लोज है या मैन क्लोज है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जो भी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी या जो भी डिपेंडेंट क्लोज होगी, उसके साथ कुछ कंजंक्शंस लगे होंगे, कुछ कंजंक्शंस लगे होंगे। किस तरह के कंजंक्शंस, जैसे इफ लगा होगा, अनलेस, अनटिल, एज इफ ओनली भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, इन केस भी हो सकता है, बिफोर भी हो सकता है। तो इस तरह के कुछ कंजंक्शंस लगे होंगे। इफ लगा हो सकता है, अनलेस हो सकता है, अनटिल हो सकता है, एज इफ, एज दो, इफ ओनली भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, इन केस भी हो सकता है, बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है। तो इस तरह के कुछ कंजंक्शंस लगे होते हैं। अब एक छोटा सा सवाल उठता है कि ये जो कंजंक्शंस हैं ये सभी क्या हैं, ये जो कंजंक्शंस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, कि ये कंजंक्शंस सबऑर्डिनेट क्लोज के आगे ही क्यों लगेंगे, हमेशा मैन क्लोज के आगे क्यों नहीं लगते, ये सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले ही क्यों लगेंगे, मैन क्लोज से पहले क्यों नहीं लगते। तो इसका आसान सा जवाब आप दिमाग में इतना सा समझना, सबऑर्डिनेट क्लोज और मैन क्लोज में से अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कौन सी क्लोज रखती है, प्रिंसिपल क्लोज। और अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं रखती, जो मीनिंग के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहती है, वो कौन सी है, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो जब मैन क्लोज की तो मीनिंग कंप्लीट है, तो इसको जुड़ने की जरूरत है या इसको जुड़ने की जरूरत है। कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस जोड़ने वाले शब्द होते हैं जो दो क्लोजेस को जोड़ते हैं। कंजंक्शंस वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लोज को क्लोज से और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ते हैं, जोड़ने वाले शब्द हैं। तो जोड़ने वाले शब्द कौन सी क्लोज अपने साथ लेके आएगी, जोड़ने वाले शब्द वो क्लोज अपने साथ लेके आएगी जिस क्लोज को जुड़ने की जरूरत है। और जुड़ने की जरूरत इसको है, क्यों, क्योंकि इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। इसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी क्लोज पर जुड़ने, दूसरी क्लोज पर निर्भर रहना पड़ता है, किसी दूसरी क्लोज से जुड़ना पड़ेगा। तो इसको किसी दूसरी क्लोज से जुड़ना पड़ेगा, तो ये अपने साथ कंजंक्शन लेके आएगी। इसको जुड़ने की जरूरत नहीं है प्रिंसिपल क्लोज को, क्योंकि इसकी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। तो जिसकी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है उसको किसी से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। और जब इसको जुड़ने की जरूरत नहीं है तो ये कंजंक्शन नहीं लेके आएगी, जिसको जरूरत है वो कंजंक्शन लेके आएगी। इसलिए ये कंसेप्ट क्लियर रखना, कंजंक्शन हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले या सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ यूज होते हैं। तो जब भी सेंटेंस में दो क्लोजेस का कॉम्बिनेशन आप देखोगे कंडीशनल सेंटेंसेस में, तो आप ये पहचान लोगे जिस क्लोज के जस्ट साथ या जिस क्लोज से जस्ट पहले कंजंक्शन लगा है वो क्लोज सबऑर्डिनेट है, और बाकी बची हुई दूसरी क्लोज मैन क्लोज है। भाई दो ही तो क्लोजेस होती हैं। जब एक हम पहचान लेंगे कि भाई कंजंक्शन के साथ वाली क्लोज सबऑर्डिनेट है, तो दूसरी बची हुई क्लोज मैन क्लोज है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई हमारी। अब हम ये देखेंगे कि जो चार कंडीशंस हमने देखी हैं कि जीरो कंडीशन, ओपन कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन और इमेजिनरी कंडीशन, ये चारों कंडीशंस या चार प्रकार के जो कंडीशनल सेंटेंस हैं, इनको चार कंडीशंस बोल लो या चार प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस बोल लो। इन चारों प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज का पेयर कैसे बनेगा, इन क्लोजेस का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, यानी कि कौन सी क्लोज में कौन सा टेंस और कौन सी क्लोज में कौन सा टेंस, इन सब के कंसेप्ट को हमें समझना है। और यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया कि दो क्लोजेस होती हैं हर एक कंडीशंस में या हर एक कंडीशनल सेंटेंसेस में, प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। सबऑर्डिनेट कौन सी होगी, जिसके जस्ट साथ में कंजंक्शन लगे होंगे या जिससे जस्ट पहले इस प्रकार के कंजंक्शंस लगे होंगे, वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम पहली कंडीशन के बारे में बात करते हैं।
और पहली कंडीशन कौन सी है हमारी, ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन बोल लो या फिर इसको ओपन कंडीशनल सेंटेंस बोल लो, ओपन कंडीशन या ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस, इसको हम देखेंगे। अब ये जो ओपन कंडीशन है या ओपन कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें भी वही दो क्लोजेस होंगी हमारे सामने, सबऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसको हम इफ क्लोज भी कह सकते हैं और जिसको हम डिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हैं। एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगी और इसके साथ में दूसरी होगी मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, सेंटेंस जब आएगा तो उसमें सबऑर्डिनेट क्लोज ही पहले आएगी, प्रिंसिपल क्लोज बाद में आएगी। कोई सी भी क्लोज पहले आ सकती है, कोई सी भी बाद में आ सकती है, बस शर्त है वो कंसेप्ट जो मैंने बताया कि कंजंक्शन केवल सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले आता है, तो चाहे वो पहले आए चाहे वो बाद में आए, बस एक पहचान ये है कि जिस क्लोज के जस्ट साथ में या जिससे जस्ट पहले कंजंक्शन लगा है वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है और दूसरी आपकी मेन क्लोज है। ठीक है, कोई से भी पहले आए कोई से भी बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंसेप्ट एक ही है। तो ओपन कंडीशंस में प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज में तो क्या होना चाहिए या कौन सा टेंस होना चाहिए या कौन सी चीजें जो हमें याद रखनी है, और उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लोज या इफ क्लोज में कौन सी चीजें या कौन सी टेंस होना चाहिए, ये चीज हमें समझना है। तो हम ध्यान देंगे कि प्रिंसिपल क्लोज में जो है कोई मॉडल में फिक्स मॉडल है, जैसे मान लीजिए सेल या विल मॉडल हो, सेल या विल मॉडल का यूज किया गया है। सेल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेल मॉडल हो चाहे विल हो, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसके साथ में जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब हो सकता है यहाँ पे सेल या विल की जगह मे या कैन मॉडल भी आ जाए, मे या कैन मॉडल भी आ सकते हैं। तो मे या कैन या सेल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, तो उसके साथ जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें क्या आना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इतना हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगाते हैं। जब हमारा जो सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन है या वो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसके साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट या तो सिंगुलर नाउन है या वो प्रोनाउन है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, सी, इट। थर्ड पर्सन के सिंगुलर ही, सी, इट, और बाकी सब्जेक्ट के साथ V1 आता है। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है या वो प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन का है IV, या सेकंड पर्सन का है यू, या थर्ड पर्सन का प्लूरल है दे, तो उसके साथ केवल V1 लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सा नियम है। ठीक है, तो हमने पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा कि जो ओपन कंडीशन है उसमें अगर मेन क्लोज में या प्रिंसिपल क्लोज में सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कैन या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो उसके साथ वाली जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। सिंपल सी बात, क्लियर हुई? इसमें किसी को कोई दिक्कत? एग्जाम्पल से थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। इफ ही रन्स फास्ट ही विल विन द रेस। तो यहां पे एग्जांपल देखिए, इफ ही रन्स फास्ट ही विल विन द रेस। तो यहां पे मैन क्लोज कौन सी है आप खुद देख के बताइए इसमें मैन क्लोज कौन सी है और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है। तो जब आप देखोगे दोनों क्लोजेस आपके सामने हैं तो आप देखोगे कि यहां पे कंजंक्शन इस क्लोज के साथ लगा है, तो यानी कि ये वाली जो क्लोज है ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये वाली क्लोज कौन सी है? आपकी सबऑर्डिनेट। जब ये सबऑर्डिनेट है तो दूसरी बची हुई आपकी मैन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज होगी। अब मैन क्लोज में देखिए, मैन क्लोज में क्या दे रखा है?
मैन क्लोज में शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तो सबऑर्डिनेट में प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए जो कि दे रखा है। सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन का सिंगुलर प्रोनाउन है ही, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। ही रन्स फास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और ये वाली क्लोज आपकी शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल या विल मॉडल यूज हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्यों है? क्योंकि इसके साथ कंजंक्शन लगा है। अब जरूरी नहीं है सेंटेंस में सबऑर्डिनेट पहले आए और मैन क्लोज बाद में आए, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर इस क्लोज को मैं इसमें पहले मैन क्लोज लिखता हूं तो भी ये सही माना जाएगा सेंटेंस, तो भी ये गलत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मान लीजिए इस सेंटेंस को मैं ये लिख दूं, ही विल विन द रेस इफ ही रन्स फास्ट। मैंने सेंटेंस को लिख दिया ही विल विन द रेस इफ ही रन्स फास्ट, तो भी सेंटेंस सही है। अब यहां पे सबऑर्डिनेट कौन सी है? यहां पे कंजंक्शन इसके साथ लग रहा है, तो ये वाली क्लोज आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी, और ये वाली दूसरी क्लोज है शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल लगा है, तो ये वाली आपकी मैन क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने बस कंसेप्ट ये ध्यान रखना है, मैन क्लोज में अगर ओपन कंडीशन है तो अब ओपन कंडीशन है कि नहीं है वो क्लोजेस के कॉम्बिनेशन से पता लगेगा। कोई सेंटेंस दिया गया है तो हमें पता है कि इसमें अगर मेन क्लोज में शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सबऑर्डिनेट में प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। यही चीज ओपन कंडीशन में पढ़नी होती है हमें। हर एक कंडीशनल सेंटेंस में यही चीज हम जानेंगे कि दोनों क्लोजेज जो होती हैं, इन दोनों क्लोजेज में कौन कौन सा स्ट्रक्चर या कौन कौन से सेंटेंसेज में टेंस, कौन कौन से टेंसेज इनमें होना चाहिए। दोनों क्लोजेज में कौन कौन सा टेंस यूज होगा या क्या स्ट्रक्चर यूज होगा, उसका कॉम्बिनेशन या उसका पेयर हमें याद रखना है। ठीक है, तो एक पेयर हमारे कंसेप्ट, एक पेयर का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मैन क्लोज में शैल विल प्लस V1 या मे या कैन प्लस V1, तो उसके साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये बात जो है सिंपल सी है और इसको लगभग सारे बच्चे जानते भी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऐसा खास कुछ है नहीं। अब हम आगे जो चीज जानते हैं उसमें ये देखेंगे कि कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाता है, और थोड़ा सा जब वो क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करेगा तो वो क्या कर सकता है, तो उसमें हो सकता है किसी एक क्लोज को एक्टिव में दे दे और उसके साथ किसी दूसरी क्लोज को वो पैसिव में दे दे, या फिर वो इस क्लोज को यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज को पैसिव फॉर्म में दे दे और वो जो ये प्रिंसिपल या मेन क्लोज है उसको एक्टिव फॉर्म में दे दे। तो फॉर्म एक्टिव हो चाहे पैसिव, स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगर प्रेजेंट जो हमने पढ़ा कि अगर मेन क्लोज हमारी सिंपल फॉर्म में हुई तो क्या होगा, शैल विल या कैन या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबऑर्डिनेट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है आपको पता है, हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो V1 या V1 के साथ एस या ये सभी थोड़ी देर पहले जाना हमने, एक्टिव फॉर्म है वो। ठीक है, और अगर मेन क्लोज की हम बात करें तो मेन क्लोज में क्या देता है वो हमने देख लिया कि शैल या विल मॉडल देगा, शैल या विल के साथ कैन या मे भी दे सकता है, शैल या विल कैन या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा, सिंपल सी बात। अब हम देखते हैं, मान लीजिए वो इस मेन क्लोज को पैसिव फॉर्म में दे तो इसका हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे। तो मॉडल्स का जब हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो सेम मॉडल के साथ बी यूज करते हैं और V1 को V3 में बदल देते हैं। तो यानी कि अगर वो मेन क्लोज को पैसिव में देगा तो शैल या विल शैल या विल या फिर कैन या मे, इनमें से कोई भी मॉडल प्लस बी प्लस V1 का V3 बना देगा। यानी कि कोई भी मॉडल लेगा प्लस बी लगाएगा प्लस V3, तो ये शैल या विल या कैन या मे मॉडल है। तो मॉडल प्लस V1 का जब हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो सेम मॉडल प्लस बी प्लस V3 आता है। तो अगर वो मेन क्लोज को पैसिव फॉर्म में देगा तो इनमें से कोई स्ट्रक्चर यूज करेगा, विल बी V3, शैल बी V3, कैन बी V3, मे बी V3, कोई सा भी फॉर्म यूज करेगा। इसको एक्टिव वॉइस में देगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म क्या होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, ये हम जानते हैं। अगर वो इसका पैसिव फॉर्म बनाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाए, और वो घुमाता है ज्यादा ताकि बच्चे कंफ्यूज हो और गलत करें, वो चाहता है गलत करें जिससे भीड़ आसानी से बाहर निकाली जा सके। तो जब वो क्वेश्चन घुमाएगा तो इस कंडीशन में क्या घुमा सकता है वो कि किसी भी एक क्लोज को वो एक्टिव फॉर्म में दे दे और किसी दूसरी को पैसिव फॉर्म में, इसको एक्टिव में दे दे, सॉरी
किसी भी एक क्लोज को एक्टिव फॉर्म में दे दे, किसी दूसरे को पैसिव में दे देगा, ठीक है। मान लीजिए इसको एक्टिव में दे दिया, इसके साथ वाली मेन क्लोज को पैसिव में, या फिर वो किसी एक को पैसिव में दे देगा और दूसरे को एक्टिव में दे देगा, या दोनों को पैसिव में दे देगा। ये भी जरूरी नहीं है दोनों एक्टिव में या दोनों पैसिव में, एक एक्टिव एक पैसिव कैसे हो, कैसे भी हो सकती है। बस अर्थ यानी कि मीनिंग जो है वो आपको समझना है और मीनिंग के बेस्ड पे हमें कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना है। सिंपल सी बात। तो ओपन कंडीशन वाली चीज हमारी समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो क्लोजेज होंगी हमारी, मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज। अब कई बार ये कंफ्यूजन रहता है कि सर मेन क्लोज को सही माने कि प्रिंसिपल को सबऑर्डिनेट को सही माने, कौन सी वाली क्लोज को सही माने। तो सिंपल सा फंडा है, दोनों क्लोजेस का कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली तो क्या होता है, मेन क्लोज के अनुसार सबऑर्डिनेट होनी चाहिए, पर हो सकता है सबऑर्डिनेट के अनुसार मेन दे दे, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एज इट इज वही होना चाहिए। अगर सबऑर्डिनेट क्लोज में शैल विल प्लस वर्ब की मेन क्लोज में शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, कैन या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो उसके साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। सिंपल सी बात ध्यान रहेगी हमारे। आगे चलते हैं, अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। देखिए चलिए इसमें एक चीज और जान लेते हैं हम इसी कंडीशन में, कि हमने कुछ कंजंक्शंस का जिक्र किया। कंजंक्शंस के कौन सा कंजंक्शंस का जिक्र किया कि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, सबऑर्डिनेट जो क्लोज है उसमें सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ कुछ कंजंक्शंस यूज होते हैं। कौन से कंजंक्शंस, हमने बहुत सारे कंजंक्शन पढ़े। इफ पढ़ा, एज सुन एज, अनलेस, एज सुन एज, इफ पढ़ा हमने कंजंक्शंस, इन केस पढ़ा, अनलेस पढ़ा, अनटिल देखा हमने कि इस तरह के कंजंक्शंस, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, इन केस हो सकता है, इफ ओनली हो सकता है, एज दो हो सकता है, एज इफ हो सकता है, बिफोर हो सकता है, इस तरह के कंजंक्शंस जो हमने पढ़े हैं। अब इसमें से सिर्फ दो कंजंक्शन की हम बात करेंगे। दो कंजंक्शन कौन से हैं, तो ये जो कंजंक्शन हमने पढ़े हैं इसमें से एक कंजंक्शन है हमारा अनलेस और दूसरा कंजंक्शन है हमारा अनटिल। दो कंजंक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहली बात तो ये समझते हैं अनलेस और अनटिल दोनों कंजंक्शन है, दोनों कंजंक्शन है। और कंजंक्शन हमेशा कौन सी क्लोज के साथ आते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ। कौन सी क्लोज के साथ आते हैं, सबऑर्डिनेट। तो अनलेस अनटिल के साथ में जो क्लोज आएगी वो कौन सी होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये बात क्लियर है हमारी, अनलेस अनटिल के साथ में जो क्लोज आएगी कौन सी होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज। आराम से पढ़ना, बड़े ध्यान से समझना चीज को। इंग्लिश लगती टफ है लेकिन होती नहीं है, बहुत आसान होती है बाकी लैंग्वेजेस की तरह। बाकी बहुत सारी लैंग्वेजेस इंग्लिश से ज्यादा टफ है, लेकिन ये कंसेप्ट जो है आपको समझना है। अनलेस और अनटिल ये दोनों कंजंक्शंस हैं और कंजंक्शंस हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ यूज होते हैं, किसी और क्लोज के साथ यूज नहीं होते। अब यानी कि अनलेस और अनटिल कंजंक्शंस का क्या स्पेशल है, उस चीज को हमें जानना है कि अनलेस अनटिल जो कंजंक्शंस है ये कंजंक्शंस नेगेटिव मीनिंग रखती हैं। कैसी मीनिंग रखती है, नेगेटिव मीनिंग रखती है। अनलेस अनटिल दोनों कंजंक्शंस अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखती हैं। और वैसे सेंटेंसेस में क्या लगाते हैं हम उसका नेगेटिव मीनिंग बनाने के लिए, सेंटेंसेस में नॉट लगाते हैं ना उसका नेगेटिव मीनिंग बनाने के लिए। तो जब भी हमें नेगेटिव मीनिंग बनानी होती है तो सेंटेंस में नो लगाते हैं या नॉट लगाते हैं, ठीक है, या नेवर लगाते हैं। नेवर एडवर्ब है, ये भी नेगेटिव मीनिंग है। नो या नॉट लगाते हैं। तो सेंटेंसेस को नेगेटिव मीनिंग बनाने के लिए हम उसमें नो या नॉट का यूज करते हैं। और अनलेस अनटिल ये दोनों कंजंक्शन ऐसे हैं जो अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, इस बात को समझना है। अनलेस अनटिल जब दोनों अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं तो यानी कि जाहिर सी बात है अनलेस अनटिल जिस क्लोज के साथ आएंगे वो क्लोज नेगेटिव हो जाएगी या वो क्लोज नेगेटिव मीनिंग वाली हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अनलेस अनटिल जो कंजंक्शन लगे हैं उनकी नेगेटिव मीनिंग है और उन दोनों की नेगेटिव मीनिंग होती है। तो अनलेस अनटिल में से कोई सा भी कंजंक्शन जिस सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ लगेगा वो सबऑर्डिनेट क्लोज ऑटोमेटिक नेगेटिव मीनिंग वाली हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अनलेस अनटिल लगने से वो सबऑर्डिनेट क्लोज नेगेटिव मीनिंग वाली हो जाएगी। तो उस सबऑर्डिनेट क्लोज में कभी भी नो, नॉट या नेवर यूज नहीं करते। उस क्लोज में कभी भी सबऑर्डिनेट क्लोज में नो, नॉट या नेवर यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये दोनों कंजंक्शंस में से कोई सा भी लगा हो तो वो खुद नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए। अनलेस का मीनिंग क्या होता है, अनलेस का मीनिंग यदि या यद्यपि,
यदि या यद्यपि नहीं। जैसे यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तुम एग्जाम पास नहीं कर सकते। तो यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो यदि नहीं, यद्यपि वह मेहनत नहीं करता है, यद्यपि नहीं। तो यदि या यद्यपि नहीं, तो यदि या यद्यपि नहीं, तो यानी कि नेगेटिव मीनिंग ये अपने आप में रखता है। और जब इसकी अनलेस की खुद से नेगेटिव मीनिंग है तो अनलेस के साथ वाली क्लोज में नो या नॉट लगाने की जरूरत हमें नहीं है। सेम ऐसे ही अनटिल की भी नेगेटिव मीनिंग होती है। अनटिल का मतलब क्या होता है? जब तक, जब तक नहीं, जब तक मोहन घर नहीं आ जाता मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो जब तक मोहन घर नहीं आ जाता या जब तक वह घर नहीं आ जाता, जब तक नहीं। तो अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। तो अनलेस अनटिल दोनों वर्ड नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, दोनों में नहीं आ रहा है, तो यानी कि अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रख रहे हैं। और जब ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रख रहे हैं तो अनलेस अनटिल से स्टार्ट होने वाली सबऑर्डिनेट क्लोज या जिस सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले अनलेस या अनटिल लगे वो सबऑर्डिनेट क्लोज खुद ही नेगेटिव हो जाती है। तो उसमें नो या नॉट यूज करने की जरूरत हमें नहीं है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को हम। I will not let you sleep, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा until मोहन does not come home, जब तक मोहन घर पर नहीं आ जाता। अब आपसे इसमें एरर पूछे कि बताइए सेंटेंस के किस पार्ट में आई विल नॉट लेट यू स्लीप, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, मोहन डज नॉट कम हेयर सी पार्ट हो गया और नो एरर हो गया डी पार्ट। तो आपसे पूछे कि कौन से पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे आई विल नॉट लेट यू स्लीप अंटिल मोहन डज नॉट कम होम। तो हमने देखा सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया यहाँ पे, सेंटेंस क्लियर। आगे चलते हैं, ये अंटिल कंजंक्शन है तो ये वाली सबऑर्डिनेट क्लोज जो है उसमें अंटिल कंजंक्शन लगा है। तो जाहिर सी बात है अंटिल ऐसा कंजंक्शन है जिसकी खुद ही नेगेटिव मीनिंग होती है। जब ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है तो इसके साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, उसमें फिर नो या नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। और इसमें लगा है डज नॉट, यानी कि ये वाला पार्ट गलत है। जब उसमें अंटिल लगा है इसने सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया तो फिर उसमें नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि जिस पार्ट में एरर है वो है हमारा सी पार्ट। तो फिर यहां होना क्या चाहिए? तो सी पार्ट में होना चाहिए अंटिल ही कम्स, सॉरी अंटिल मोहन कम्स। अंटिल मोहन कम्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है। तो जब हमने नॉट हटाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डज भी हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा पूरा। तो बचेगा क्या? मोहन कम होम। तो मोहन आपका सिंगुलर नाउन है तो मोहन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा पार्ट होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्या है? अनटिल अनलेस से स्टार्ट होने वाली सबऑर्डिनेट क्लोज में नो या नॉट का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि अनटिल अनलेस दोनों ऐसे कंजंक्शन है जो खुद में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। और जब ये खुद में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं तो अगर ये किसी क्लोज के साथ यूज होता है तो वो क्लोज नेगेटिव बन जाएगी, ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी। तो उसमें नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है। और जब नॉट नहीं आएगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, और अफर्मेटिव होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही यस हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन में सी पार्ट में एरर हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए। तो हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा कि ओपन कंडीशन का सबसे पहला कंसेप्ट तो हमने ये पढ़ा कि मैन क्लोज जो है हमारी यानी कि प्रिंसिपल क्लोज है, उसमें शैल विल कैन या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर हमने कंसेप्ट को देखा कि कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाता है तो क्या करेगा, किसी भी एक क्लोज को एक्टिव वॉइस में और किसी दूसरी को पैसिव वॉइस में, वो कैसे देगा वो भी उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। द फर्स्ट प्राइज will be won if she performs well।
यहाँ पे सेंटेंस है द फर्स्ट प्राइज विल बी वॉन इफ सी परफॉर्म्स वेल। अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि सर इसमें कौन सी सबऑर्डिनेट, कौन सी मैन क्लोज, कौन सी एक्टिव वॉइस में, कौन सी पैसिव वॉइस में, कैसे? तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी है, मैन क्लोज कौन सी है। तो इफ कंजंक्शन लगा है तो इफ कंजंक्शन के साथ वाली क्लोज हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी, तो ये वाली हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। और दूसरा जो है ये वाली हमारी मैन क्लोज है या प्रिंसिपल क्लोज है। अब मैन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज में हम देखेंगे कि क्या दे रखा है। द फर्स्ट प्राइज इसमें सब्जेक्ट है विल मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल यानी कि मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी कि यहां पे जो एक्टिव वॉइस था इस वाले पार्ट का वो क्या रहा होगा, यहां पे मॉडल प्लस बी प्लस V3 है तो इसका एक्टिव वॉइस मॉडल प्लस V1 होगा। और जब मॉडल यानी कि शैल विल प्लस V1 है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या दे रखा है, सी परफॉर्म्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS दे रखा है। यानी कि ये वाला तो पैसिव वॉइस में है स्ट्रक्चर सही हमारा, उसी मॉडल से बना है जो मॉडल होने चाहिए शैल विल कैन या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस उसका पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म में बी लगा के V3 कर दिया तो स्ट्रक्चर वही है, चीज वही है। तो ये मैन क्लोज हो गई तो इसके साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहे एक्टिव फॉर्म में हो चाहे पैसिव फॉर्म में, अगर वो एक्टिव फॉर्म में होगा तो V1 के साथ SIS, अगर पैसिव फॉर्म में होगा तो इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये क्लोज हो गई मैन क्लोज आपकी पैसिव वॉइस में, और जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है ये हो गई आपकी एक्टिव वॉइस में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात समझ में। तो ये दूसरा कंसेप्ट जो हमने देखा। अब देखिए मैं ये कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये पैसिव फॉर्म में कैसे है। देखिए एक सेंटेंस इसी का मैं आपको एक एक्टिव फॉर्म देता हूं, सी विल विन द फर्स्ट प्राइज if she performs well। ये चीज तो समझ में आ रही है भाई। यहाँ पे कंजंक्शन इफ लगा, सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पे शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही है। तो इधर शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। अब हमने क्या, या एग्जामिनर ने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया, इसको एक्टिव की बजाय पैसिव फॉर्म में कर दिया। जब हम इस वाले पार्ट को पैसिव फॉर्म में करेंगे, ये वाला सबऑर्डिनेट क्लोज इस पार्ट को अलग कर देते हैं, इस पार्ट को हम पैसिव फॉर्म में करेंगे, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मॉडल है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। पैसिव फॉर्म में करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेंगे, आपने सब्जेक्ट ले लिया द फर्स्ट प्राइज, जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया द फर्स्ट प्राइज। अब जो सेम मॉडल होता है पैसिव बनाते हैं तो सेम मॉडल आ जाए, एक्टिव में जो सेम मॉडल है वही सेम मॉडल पैसिव में आ जाता है। और उसके बाद बी लगता है, पैसिव का नियम है कि मॉडल प्लस V1 का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मॉडल के साथ बी लगाएंगे, मॉडल के साथ बी लगा दिया। अब V1 को V3 में, अब इसका V1 का हम V3 में चेंज कर दिया है ना। अब इसमें बाई हर, ये पूरा पैसिव फॉर्म में द फर्स्ट प्राइज विल बी वॉन बाई हर। लेकिन क्या कर दिया हमें, ऑब्जेक्ट को इसको बाई प्लस बाई प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसने सिर्फ इतना लिखा द फर्स्ट प्राइज विल बी वॉन, और उसके बाद उसने अगले पार्ट को जोड़ दिया इफ सी परफॉर्म्स वेल। तो यहाँ पे सेम द फर्स्ट प्राइज विल बी वॉन इफ सी परफॉर्म्स वेल। तो यानी कि हमारा यही जो सेंटेंस है, यही जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर है, बस उसका फॉर्म चेंज हुआ है। फॉर्म चेंज करके उसमें दूसरा स्ट्रक्चर यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस वाला जोड़ दिया। सबऑर्डिनेट क्लोज को एक्टिव वॉइस में लिख दिया, मेन क्लोज को या प्रिंसिपल क्लोज को उसने पैसिव वॉइस में बना दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात। चलिए अब इसमें एक कंसेप्ट और समझते हैं आगे इसी ओपन कंडीशन में ही। अब हम देखते हैं कि इफ ओनली as though, as if या if only, as though, as if only, इस तरह के कंजंक्शंस किस क्लोज के साथ, कंजंक्शन किस क्लोज के साथ लगते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ। सिंपल सा, भूलना नहीं है, कंजंक्शन किस क्लोज के साथ लगता है, सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ। एज दो, एज इफ ओनली कंजंक्शन जिस सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ लगे हैं, कोई भी इनके साथ सबऑर्डिनेट क्लोज आएगी
और उस सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ दूसरी वाली मैन क्लोज लगी होगी। अब कोई सी भी पहले हो कोई सी भी बाद में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। तो एज दो एज इफ इफ ओनली, एज दो एज इफ इफ ओनली से स्टार्ट होने वाली या इन कंजंक्शन के साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में, ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है। किसमें होती है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो अगर एज दो एज इफ ओनली के साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में है तो मैं ध्यान रखना ये वाली जो मैन क्लोज है ये किसमें होनी चाहिए? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। क्लियर? ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होगा? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर मैन वर्ब के रूप में। और ये बात जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि वाज वर इज एम आर जब मैन वर्ब की तरह काम करता है तो स्टैटिक वर्ब्स के में आते हैं, ये एक्शन को तो दर्शाते नहीं है लेकिन मैन वर्ब की तरह जब ये काम करते हैं तो इनका टेंस जो है वो चेंज हो जाता है। वाज या वर हेल्पिंग वर्ब कब होंगे? जब इनके साथ मैन वर्ब होगी। और मैन वर्ब कौन सी होती है? V1 प्लस ING। तो वाज वर हेल्पिंग वर्ब होते हैं पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस के। लेकिन वाज वर के साथ अगर कोई मैन वर्ब नहीं है तो वाज वर खुद मैन वर्ब की तरह एक्ट करते हैं तो इनका टेंस होता है पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट। तो वर मैन वर्ब होगा, मैन वर्ब के रूप में होगा तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और वर्ब की सेकंड फॉर्म तो भी पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन ध्यान रहे जब भी कंडीशनल सेंटेंस में, चाहे वो ये कंडीशन हो चाहे आगे की अनफुलफिल्ड इमेजिनरी जो भी कंडीशंस है, कंडीशनल सेंटेंस में जब भी वाज वर का कंसेप्ट आता है तो केवल वर यूज होता है। क्या यूज होता है? केवल वर यूज करना है। केवल वर यूज होगा सभी सब्जेक्ट के साथ, विद ऑल सब्जेक्ट। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, लेकिन क्या यूज करना है? केवल वर यूज करना है। वाज का यूज नहीं होता है, सिंगुलर के साथ भी वर, प्लूरल के साथ भी वर। तो कंसेप्ट क्या है हमारा कि एज दो एज इफ ओनली से स्टार्ट होने वाली सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में होगी। एज दो एज इफ ओनली से स्टार्ट होने वाली सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में होगी। तो उसके साथ वाली जो मेन क्लोज है या प्रिंसिपल क्लोज है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगी। पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो सकती है सबऑर्डिनेट क्लोज में? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या वर होगा मैन वर्ब के रूप में, और वर होगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। समझ में आई बात? चलिए अब इसका एग्जांपल्स मैं आपके सामने समझाता हूं। सी वॉक्स एज दो सी स्टडीड मॉडलिंग। ठीक है, तो यहां पे देखिए एज दो कंजंक्शन यूज हुआ तो एज दो के जो साथ वाली क्लोज कौन सी है? आपकी ये वाली। तो इस क्लोज में क्या यूज किया गया है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्टडी स्टडीड स्टडीड, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुआ। तो इसके साथ वाली क्लोज किस में होनी चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होनी चाहिए। तो वास्तव में है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे पता प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? कि भाई सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के इंडेफिनिट में होती है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है आपका। दूसरा एग्जांपल देता हूं इसका। अमन बिहेव्स एज इफ ही वर माई बॉस। अमन ऐसे बर्ताव करता है जैसे वह मेरा बॉस हो। हम कई बार बोलते हैं आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में, कि रोहन ऐसे बर्ताव करता है जैसे मेरा गुरु हो, टीचर हो। अमन ऐसे बर्ताव करता है जैसे मेरा बॉस हो। ठीक है, तो अमन बिहेव्स एज इफ ही वर माई बॉस। एज इफ कंजंक्शन है तो इसके साथ वाली जो क्लोज है वर यहाँ पे मैन वर्ब है, और ध्यान दीजिएगा वर मैन वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था जब भी कंडीशनल सेंटेंस की बात होगी तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सभी के साथ वर लगेगा। जब भी वाज वर की बात है कंडीशनल सेंटेंसेस में तो वाज कहीं यूज नहीं होता, केवल वर यूज होता है। ठीक है, तो ही के साथ आना तो चाहिए था वाज, लेकिन चूंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। एज इफ ही वर माई बॉस, तो वर मैन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा इसका? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे अमन सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ क्या है? बिहेव्स। बिहेव्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो क्या हो जाएगा कंसेप्ट यहाँ पे आपका? बिहेव्स। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट जो देखा, क्या देखा कि एज दो, एज इफ ओनली। कंजंक्शंस याद रखने आपको। एज दो, एज इफ,
इफ ओनली। इस तरह के कंजंक्शंस के, ये कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन के जस्ट साथ में कौन सी क्लोज होती है? सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इस तरह के कंजंक्शन से कोई सबऑर्डिनेट क्लोज स्टार्ट होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब एंड वर्ब। तो उसके साथ दूसरी वाली जो क्लोज होती है वो पहले आए चाहे बाद में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी वाली जो क्लोज होगी वो कौन सी होगी? आपकी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। कोई दिक्कत इसमें यहां तक? तो आज हमने जो ओपन कंडीशन की बात करी, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस को हमने स्टार्ट किया, और कंडीशनल सेंटेंस में 4 कंडीशंस जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जीरो कंडीशन, ओपन कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन। अब ओपन कंडीशन से मैंने स्टार्ट किया पहली कंडीशन में, आगे मैं आपको जीरो कंडीशन बताऊंगा। जीरो कंडीशन को आप लास्ट में पढ़ लो चाहे स्टार्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो कंडीशंस में क्या है? एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम अनफुलफिल्ड कंडीशन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर हमारी फोर्थ कंडीशन इमेजिनरी कंडीशन के बारे में बात करेंगे। हर एक कंडीशनल में हमें 2 सेंटेंस, हर एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लोजेस को हमें समझना है। कौन सी 2 क्लोजेस? सबसे पहले हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज। तो 2 क्लोजेस कौन कौन सी होंगी? सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज। तो हर एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लोजेस का कॉम्बिनेशन ही हम समझते हैं कि कौन सा टेंस यहां पर हो तो कौन सा टेंस यहां पर होना चाहिए, या कौन सा टेंस इधर हो तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होना चाहिए। ओपन कंडीशन का हमने समझा, फिर हम जीरो कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, उनमें भी इसी तरह से 2 क्लोजेस का कॉम्बिनेशंस को समझने वाले हैं। आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया वो था हमारा कंडीशनल सेंटेंस टॉपिक, जिसमें हमने एक कंडीशन को डिस्कस किया था, वो है हमारी ओपन कंडीशन। बाकी जो 3 कंडीशंस हैं जिनमें जीरो कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन और इमेजिनरी कंडीशंस हैं, उनको आगे आने वाली क्लासेस में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।